हेलो, मैं रामबाबू पांचाल, नवांकुर डिजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के तहत अध्याय 3, जो कि भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है, भारत स्थिति एवं भौतिक विभाग पर चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल भारत की स्थिति से संबंधित ही जानकारी लेंगे। अब भारत की स्थिति से मतलब ये है कि चूँकि यदि आपने ग्लोब देखा हो या सुना हो, ग्लोब क्या चीज़ है, तो थोड़ी सी चर्चा ग्लोब पर करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। वैज्ञानिकों ने ऐसी कल्पना की कि पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो जो भी तरीका है और उसको एक गेंद के रूप में माना गया और उसी को हम ग्लोब कहते हैं। यदि हम सीधे ही अर्थों में लें तो ग्लोब गा और गा से गोला, अर्थात एक गोलाकृति, जिसको हम ग्लोब के नाम से समझ सकते हैं। तो उस ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, ये पूरा टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यदि हम भारत की जनरली चर्चा करें तो हम पाएंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत की यदि हम स्थिति लें तो भारत दुनिया में 7वां क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से ग्लोब पर फोकस करना है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो ग्लोब पर यदि हम स्थिति देखेंगे तो या ग्लोब हो या किसी भी स्थान का मैप या मानचित्र हो, सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम ग्लोब को देखेंगे तो ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट ग्लोब है। हमेशा ही इसमें दाएं हाथ तरफ पूर्व दिशा होती है, ग्लोब हो या मानचित्र हो। बाएं तरफ पूर्व का अपोजिट कर दीजिए, पश्चिम। ऊपर ऊ से आप इसको रिलेशन देंगे तो ऊ से उत्तर और ऊ से ही ऊपर। और यदि जस्ट आप इसका अपोजिट करेंगे तो नीचे की साइड दक्षिण दिशा। ये ग्लोब और मानचित्र दोनों में ही होता है। अब इसमें हमें गोलार्ध का नाम भी आता है ग्लोब में। तो यदि हम गोले को दो भागों में काटें, मान लीजिए हमने काट दिया, तो ये ऊपर वाला आधा गोला और नीचे वाला आधा गोला, तो ये दोनों ही गोलार्ध हैं, मतलब गोले के आधे आधे हिस्से। चूँकि ऊपर उत्तर दिशा होती है इसलिए उत्तरी गोलार्ध का ये भूभाग जो आधे से लेकर और ऊपर तक गया हुआ, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। जस्ट अपोजिट इसी तरीके से यदि हम देखें तो ये आधा गोला और दक्षिण साइड का है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इन दोनों गोलार्धों की यदि हम तुलना करें तो संसार के ज़्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में हैं और भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे महाद्वीप आपके हो सकते हैं। एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में, उसकी दक्षिण दिशा में भारत स्थित है। ठीक है, ये भारत की स्थिति से संबंधित हो गया कि कौन से महाद्वीप में और कौन से गोलार्ध में। भारत को कई नामों से जाना जाता है, वर्तमान में भारत और इंडिया, लेकिन प्राचीन काल में इसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यवर्त का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि से संबंधित हो। चूँकि भारत पर तुर्कों का, अफगानों का आक्रमण हुआ, तत्पश्चात उन्होंने अपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित की और उन्होंने इसको हिंदी भाषा बोलने के कारण, हिंद महासागर से लगा होने के कारण इसको एक नवीन नाम दिया, जिसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की शॉर्ट में यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, और इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। और सबसे रोचक बात तो ये भी है कि भारत क्षेत्रफल के मामले में भले ही संसार में 7वें नंबर पर हो, जनसंख्या के मामले में भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन लोकतंत्र के मामले में पूरी दुनिया में पहला स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जो अपनी सरकार चुनती है वह मताधिकार के माध्यम से चुनती है। और भारत की लगभग 121 करोड़ की आबादी, जो कि जनसंख्या 2011 के हिसाब से, इसमें सबसे ज़्यादा जनता को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
अब हम भारत की लंबाई और चौड़ाई पर चर्चा करें तो चूंकि आपको पहले बता दिया गया है कि या ग्लोब देखें या किसी भी स्थान का मानचित्र हो, हमेशा हमें दिशाओं का ज्ञान पहले होना चाहिए। हमेशा राइट हैंड साइड या दाएं तरफ पूर्व दिशा होती है, बाएं तरफ पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और जस्ट दक्षिण की ओर, ये नीचे की ओर आपकी दक्षिण दिशा होती है। यदि हम इसकी लंबाई चौड़ाई की चर्चा करें तो पूर्व से लेकर और पश्चिम तक, यदि हम यहाँ पर राज्यों की स्थिति देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है। यहाँ से यदि यहाँ तक इसको हम मापें तो इसकी लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर होती है। और यदि हम इसको ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में ये आपका तमिलनाडु, यदि यहाँ से और यहाँ तक हम इसको मापें तो इसकी लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर हो जाती है। अब यदि हम लंबाई और चौड़ाई को आधार मानकर और इसका क्षेत्रफल निकालें तो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। लंबाई चौड़ाई में जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको हम लंबाई मान लेंगे और जिसके अंक कम हैं उसको हम चौड़ाई मान लेंगे। लंबाई चौड़ाई के बाद हम भारत की स्थिति से संबंधित चर्चा करें। स्थिति का मतलब ग्लोब में तो भारत उत्तर दिशा में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसका यदि किसी भी देश की हमें वास्तविक लोकेशन जानना होती है तो हमेशा हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही उस स्थान की स्थिति को आसानी से जाना जा सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि भाई अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। यदि आपने ग्लोब देखा हो तो इसमें कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। आड़ी आ से अक्षांश रेखाएं, अर्थात ग्लोब पर जो सभी आड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और दूसरी जो आपकी खड़ी रेखाएं बची हुई हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो यदि हम ग्लोब पर बहुत सारी आड़ी और खड़ी रेखाओं को बनाएं जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं तो सबसे पहले इनके हम नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक जो इसका सेंटर पॉइंट है मध्य भूभाग से हमने एक 0 डिग्री की लाइन खींची जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री और इसके ऊपर की ओर 90 डिग्री तक जाएंगे और नीचे की ओर 90 डिग्री तक जाएंगे तो 90 और ऊपर का 90, 90 और 90 180 और प्लस 0 1 मतलब 181 181 अक्षांश रेखा। अब ये जो आपकी अक्षांश रेखा है इसमें बहुत सारी रेखाएं ऐसी होंगी जो आपस में इस तरीके से मिल रही होंगी तो कहीं कोई ऐसा बॉक्स टाइप का बन रहा होगा। और जस्ट कंडीशन आपकी अपोजिट से ये यदि हम देखें ऊपर से नीचे की ओर तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बन रहे होंगे। ये देखिए आप, एक ये बन रहा है और ये इस टाइप से ये रेखाएं कटी, मतलब बीच का ये सेंटर है, ये भारत का विस्तार कहलाता है। यदि हम ये देशांतरीय विस्तार है और यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से कोई लाइन ऐसी टच करती हुई जा रही होगी जो भारत के ऊपर के पॉइंट को टच करती हुई इस नंबर पर कहीं कोई आ रही होगी, और यही कंडीशन हम देखेंगे दक्षिण की ओर। तो ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं यहाँ से कोई ऐसी रेखा गई होगी जो भारत को टच करती हुई जा रही होगी और यहाँ तक गई होगी। तो भारत का यदि हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ जानने के लिए ये जो आपको भूमध्य रेखा दिख रही है ये बीच की, यहाँ से पूर्व और पश्चिम लिखा हुआ है, इसको आप 0 डिग्री मान लीजिए। ये 0 डिग्री है, चूँकि इसको थोड़ा सा कट कर दिया है कि वो आपको स्पष्ट गोल आरो दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जितना भी भूभाग है वो पूरा उत्तरी कहलाएगा। चूँकि भारत इसके ऊपर स्थित है तो जितनी भी आड़ी रेखाएं आएंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। तो पहली रेखा वो होगी जो यहाँ से होकर जाएगी। यहाँ से यदि हम ये 8 डिग्री को टच करेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब इस 8 डिग्री से लेकर और इस 8 डिग्री तक यदि एक आड़ी रेखा खींची जाए इस टाइप से इनको मिलाते हुए तो ये लगभग 8 डिग्री और थोड़ी सी और उससे अधिक 8 डिग्री 4 मिनट। अब चूँकि ये हिस्सा लगभग यहाँ है, फिर इसके हम जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश भी बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो
तो एक यहाँ से रेखा टच करती हुई जाएगी जो भारत के टॉप साइड को छूती हुई निकल जाएगी, और इसका नंबर है लगभग आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का उत्तरी अक्षांश है, मतलब वे दोनों अक्षांश रेखाओं का नंबर एक 8 डिग्री है और एक 37 डिग्री है जो भारत को टच कर रही हैं। यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतरीय रेखाओं के बारे में, ये जो आपकी रेखा है ये ऊपर से नीचे की ओर जो खींची जाती हैं ये देशांतरीय रेखा होती है। चूँकि भारत की स्थिति राइट हैंड साइड है, मतलब पूर्व की ओर, ये इस टाइप में, और अब चूंकि इस पर भी बहुत सारी आड़ी रेखाएं खींची हुई हैं, खड़ी रेखाएं खींची, सॉरी, तो खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। चूंकि आड़ी रेखाओं की संख्या अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और सभी देशांतरीय रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई हैं उनकी संख्या 360 होती है। तो इसमें सबसे पहले एक हमें मुख्य रेखा मानना पड़ती है और उसको हमें पहले 0 नंबर से इंडिकेट करना पड़ेगा, 0 डिग्री से इंडिकेट करना पड़ेगा, और फिर गिनती आपकी 0 से चालू होगी। तो दाएं ओर जाएंगी आपकी 180 और कुछ बाएं ओर आपकी जाएंगी 180, तो कुल मिलाकर आपकी पूरी की पूरी 360 डिग्री की जो अक्षांश देशांतर रेखाएं उनकी संख्या काउंट हो जाएगी। क्योंकि भारत आपका पूर्व की ओर है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूर्व में ही है, इसका मतलब ये है कि जो आपने 0 डिग्री की रेखा मानी है वह रेखा ये आपने मान ली, ये लिखा हुआ है समय रेखा या मानक समय रेखा, यहाँ से आपने काउंट किया। अब भारत की स्थिति आप यहाँ मान लीजिए, क्योंकि इसने हमने इसको थोड़ा सा मूव करा दिया। तो यदि हम इसमें देखें तो जैसे ही हम इसके पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, इस रेखा के हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमको भारत दिखाई देगा लगभग यहाँ पर, ये जो तिथि रेखा लिखी हुई इसके पहले यहाँ पर। तो चूंकि 0 से जैसे ही हम पूर्व की ओर जाएंगे तो कोई नंबर स्टार्ट होगा। अब वो 0 डिग्री से कितना पड़ेगा आपका, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब 68 डिग्री के बाद आपका जो नंबर आएगा वो पहली रेखा है जो भारत को पश्चिम में टच करेगी, क्योंकि भारत के पश्चिम की ओर मानक रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, जो इंग्लैंड के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से निकली है, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ही हम 0 डिग्री से चलेंगे तो ये जो पॉइंट आपका आएगा जो भारत को पश्चिम दिशा से टच कर रहा है, क्योंकि ये घूमती हुई गई है, समझाने के हिसाब से वो थोड़ी सी सीधी बना दी गई है, तो ये लगभग आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ऐसी छूती हुई निकल जाएगी। और जैसे ही हम इसके और पूर्व की ओर जाएंगे, वैसे तो पूरा ही भारत 0 डिग्री के पूर्व में है, तो दोनों ही रेखाएं पूर्व देशांतर कहलाएंगी, लेकिन पहले हम पश्चिम वाली लेंगे क्योंकि ये पश्चिम का हिस्सा उस 0 डिग्री के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से हम जैसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये लगभग आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार माना गया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर, ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और दुनिया के तमाम देशों का अक्षांशरीय व देशांतरीय विस्तार इसी तरीके से ज्ञात किया जाता है। जो भी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में वो सभी अक्षांश आपकी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, और जो रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं वो सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश की कहलाएंगी। और ये देशांतर में केवल पूर्वी और पश्चिमी शब्द का उपयोग होता है। यदि 0 डिग्री के वो पूर्व की ओर है या मानक रेखा या 0 जो आपकी ग्रीनविच नामक स्थान से निकली है, उसके यदि कोई भाग कोई देश पूर्व में है तो वे सभी देशांतर आपकी पूर्वी देशांतर, और यदि वो पश्चिम में है तो वो सभी पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएं। अब यदि हम भारत की स्थिति को और देखें, क्या मान लीजिए कोई ऐसी रेखा भी हो, जैसे आपने ये अक्षांश रेखाएं देखी कि ये यहाँ आपकी दक्षिण के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट को क्रॉस कर रही, तो कोई रेखा ऐसी होगी जो भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को भी काट रही होगी, बीच में से 2 भागों में विभाजित कर रही होगी। बिल्कुल है, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये कर्क रेखा है, इसका नंबर फिक्स है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है। इस रेखा की विशेषता ये है कि ये भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। एक ये भाग जो समुद्र को छू रहा है और दूसरा वो भाग जो लगभग आपको समुद्र को जो नहीं छू रहा है, जो हिमालय के नज़दीक है। तो कर्क रेखा जैसी स्थिति एक आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी है, वो भी 23.5 डिग्री पर है।
इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है उसका नाम कर्क रेखा जाना जाता है। दोनों ही 23 डिग्री हैं। इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है, दोनों ही अक्षांश हैं। यदि हम इसकी 23.5 डिग्री बोलें तो 23.5 की डिग्री के साथ में आपको अक्षांश बताना पड़ेगा कौन से गोलार्ध का है। यदि उत्तरी अक्षांश तो कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश तो मकर रेखा, और जीरो वाली आपकी जो भूमध्य रेखा है ये सेंटर पॉइंट कहलाती है। यदि हम सेम कंडीशन देशांतर रेखाओं में देखें कि मान लीजिए कोई ऐसी रेखा है जो भारत को खड़े में 2 भागों में विभाजित कर रही है, तो ये एक रेखा है आपकी जो लगभग 82.5 डिग्री रेखा पर निकलती है। उस रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे भारत का टाइम कैलकुलेट उसी रेखा से किया जाता है। अब क्यों? क्योंकि पूरे भारत की जो स्थिति है उसमें से उस रेखा पर लिया गया समय ही संपूर्ण भारत में मान्य किया जाता है। क्योंकि भारत की यदि हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भारत लगभग 2933 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत का कोई हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पर सूर्य पहले आ जाता होगा और कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर सूर्य बाद में उदय होता होगा। तो चूंकि अब भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये जो पूर्व दिशा है सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ पर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक है जल्दी सुबह हो जाती होगी, और सूर्य जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ता होगा तो कुछ समय बाद यहाँ पर सूर्य पहुँचता होगा। तो अब भारत के समय की गणना कहाँ से की जाएगी? सुबह यहाँ हो गई और यहाँ पर सूर्य बहुत देर बाद पहुँच रहा है, लगभग आधा घंटे बाद। तो घड़ी का टाइम जो सेट किया जाता है वो इस सेंटर पॉइंट पर जो सूर्य का समय मापा जाता है वही टाइम संपूर्ण भारत में मान्य किया जाता है, जो भारत का मानक समय कहलाता है। यदि हम पूरे ग्लोब की स्थिति देखें और ये जानें कि पूरे भारत के अलावा क्या पूरी दुनिया में भी कोई समय रेखा है, मानक समय रेखा है, तो बिल्कुल है। वो है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय समय या मानक रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से निकली हुई है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, अब देखिए समय रेखा अलग है और तिथि रेखा अलग है। तो जैसे ही हम ग्लोब पर जाते हैं तो ये आपकी 0 डिग्री है। यहाँ से हम जैसे ही पूर्व की ओर बढ़ेंगे 180 डिग्री, या पश्चिम की ओर से जाएंगे 180 डिग्री, तो आपकी एक रेखा प्रदर्शित होगी जिसको हम 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जिसको जाना जाता है। विषुवत रेखा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो विषुवत रेखा से संबंधित सर्वमान्य सत्य ये है कि विषुवत रेखा ग्लोब पर खींची गई एक आड़ी रेखा है जो संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। अब इस रेखा की कुछ विशेषताएं हैं। इस रेखा की सर्वमान्य विशेषता ये है कि चूंकि ये ग्लोब का वह भाग है जो ऊपर उठा हुआ है और सूर्य की किरणें लगातार इस स्थिति पर या इस 0 डिग्री रेखा का जो स्थान है या ये क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, जिसके कारण संसार में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होती है। और ये आपका जो स्थान है, चूँकि इसके आसपास का जो भी देश हैं जो समुद्र को छू रहे हैं, तो यहाँ पर समुद्र के जल की अधिकता होने के कारण, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। कारण लगातार सूर्य निकल रहा है
आसपास जल की अधिकता होने के कारण जल वाष्प की क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण दिन भर मतलब 24 घंटे में कभी भी पानी गिर जाता है और कभी भी पानी बंद हो जाता है, अर्थात वर्ष भर बारिश होती है। इसलिए दुनिया के तमाम जो भी जंगल हैं, जो आप डिस्कवरी वगैरह में एनिमल प्लांट में जो जंगल देखते रहते हैं, वो सभी प्रकार के जंगल इसी एरिया में अवस्थित हैं। कारण बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इस भूभाग को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का क्षेत्र या सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हम जैव विविधता की बात करें, अब जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, तो वो पूरे संसार का यही क्षेत्र है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा का क्षेत्र या 0 डिग्री अक्षांश रेखा का क्षेत्र या विषुवत रेखा का क्षेत्र, क्योंकि सर्वाधिक वनस्पति में विभिन्नता पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। और जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता में प्रायः कमी आती जाती है। और कमी आने का सर्वमान्य जो कारण है वो है वर्षा में कमी होना और तापमान में कमी होना। लेकिन ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ना तो वर्षा में कमी होती है, ना विविधता पाई जाती है और ना ही टेम्परेचर और वर्षा में कमी न होने के कारण यहाँ पर संसार में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें जो है जैव विविधता में कमी आ जाती है। सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक लगभग वह 6-6 महीने में क्रॉस करता रहता है। जैसे ही सूर्य की स्थिति उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा में आएगी तो उसका मतलब हो जाता है ये वाला क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध का होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ जाता है। और जब वो सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर या मकर रेखा पर जाती है तो उसका मतलब हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चला गया और यहाँ पर शीत ऋतु हो जाती है। अर्थात जिस गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होती है वहाँ पर ग्रीष्मकालीन मौसम आ जाता है और जिस रेखा में सूर्य की स्थिति या जिस गोलार्ध में सूर्य की स्थिति नहीं होती वहाँ पर शीत ऋतु का मौसम आ जाता है। तो ये जो हमने आज जानकारी देखी, ये भारत की ग्लोब परिस्थिति, भारत का विस्तार, उसकी लंबाई चौड़ाई, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, गोलार्ध और ग्लोब पर पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं से संबंधित था। अगले वीडियो में हम भारत में पाए जाने विभिन्न प्रकार के भौतिक विभागीय प्रदेश कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।